हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सिंगली रेनफोर्स बीम का टाइप 1 का क्वेश्चन किया था जिसपे आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, बाकी सब डाटा गिवन था। अब सेकंड टाइप का अपन देखते हैं क्वेश्चन जिसपे आपको क्या क्या गिवन रहेगा वो देख लेते हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो हमें गिवन डाटा रहेगा गिवन डाटा में हमें डायमेंशन ऑफ बीम गिवन रहेगी, डायमेंशन ऑफ बीम गिवन रहेगी, मतलब बी क्रॉस डी और स्मॉल बी क्रॉस डी, कुछ भी गिवन रह सकता है, इफेक्टिव है ये। ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन रहेगा। जैसे ही आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिला इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एफसी के। आपको ग्रेड ऑफ स्टील मिल जाएगा, क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो ग्रेड ऑफ स्टील से आपको क्या मिल जाएगा, एफ बाय यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, या अल्टीमेट एफ बाय को आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, एफ बाय मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी देगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब आपको क्या दे देगा क्वेश्चन में, एमयू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे देगा। कई बार फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देगा। फैक्टर्ड मतलब वही है, अगर ये शब्द भी यूज करेगा तो परेशान नहीं होना। फैक्टर्ड मतलब आपने थ्योरी जब पढ़ी थी तो फैक्टर सेफ्टी ऑफ लोड के लिए 1.5 कंसीडर कर लिया था कोलैप्स के लिए, तो वो फैक्टर्ड लोड की बात, ठीक है। तो ये आपको गिवन डाटा रहेगा। फाइंड क्या करना रहेगा, तो फाइंड हमें करना रहेगा, फाइंड आउट में हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइंड आउट में हमें निकालना होगा एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। मतलब आपको क्या निकाल के देना है, आपको निकाल के देना है एएसटी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा देखते हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन डाटा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो डायमेंशन ऑफ बीम गिवन है, मुझे बी गिवन है, डी गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है ना। तो इस केस में मैं क्या एक्सयू निकाल सकता हूं, पहले तो वो देखें। तो इस केस में मैं एक्सयू नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, अगर मैं छोटा मोटा बोल के देखता हूं तो एक्सयू अपॉन डी इक्वल टू फॉर्मूला है आपका 0.87 एफ बाय ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन पे जब मैं बात करूंगा कि मैं क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकता हूं, तो फिलहाल मैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकाल सकता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि इस क्वेश्चन पे एएसटी मुझे मालूम नहीं है, वही तो मुझे निकालना है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस का हम यूज करेंगे। तो फिलहाल ये डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस तो मैं निकाल नहीं सकता, ये तो मुझे पता चल गया। इसका मतलब सर इसका काम मेरा अभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक्सयू अपॉन डी में डी मालूम है, एफ वाई मालूम है, एफ सी के मालूम, बी मालूम, डी मालूम, लेकिन एएसटी नहीं मालूम। और एएसटी नहीं मालूम होगा तो डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में नहीं निकाल सकता। इसका मतलब सर पहली स्टेप जो मेरे प्रीवियस क्वेश्चन पे थी वो कवर नहीं होगी। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे मालूम है और सिंगली रेनफोर्स बीम की बात कर रहा हूं तो मुझे यह भी पता है कि सिंगली रेनफोर्स बीम में जो फेलियर डेवलप होता है वो टेंशन जोन में होता है। तो मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो स्टेप फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा, फाइंड आउट एएसटी बाय यूजिंग फॉर्मूला, फाइंड आउट एएसटी बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, mu इक्वल टू 0.87 एफ बाय एएसटी डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू से। पर सर यहां तो मुझे एक्सयू नहीं मालूम है, बेटा कोई बात नहीं, मत मालूम होने दो।
ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, mu इक्वल टू 0.87 FY/AST। यहां से अगर मैंने d कॉमन निकाला तो d निकल गया मेरा बाहर, तो अंदर बचा 1 माइनस 0.42 इंटू XU अपॉन d। और बाय यूजिंग, इसको इक्वेशन नंबर ए डाल दी, मैंने बोला बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या इक्वेशन, XU अपॉन डी इक्वल टू 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK/B इंटू डी। ये इक्वेशन कहां से मिलेगी, ये मिलेगी मुझे पेज नंबर, ये मुझे मिलेगी पेज नंबर 96। क्लॉज की अगर मैं बात करता हूं तो G 1.1 का पहला, कौन से कोड में, IS कोड 456/2000। तो इस XU अपॉन डी को इक्वेशन नंबर डी में पुट कर देता हूं। तो मैंने बोला पुट XU अपॉन डी इन इक्वेशन नंबर ए, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा mu इक्वल टू 0.87 FY/AST डी 1 माइनस 0.42, तो आपका वैसे का वैसा ही XU अपॉन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 0.87 FY/AST, 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK/B इंटू डी। ये वैल्यू मेरी पुटअप हो गई, और इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरा mu इक्वल टू 0.87 FY/AST इंटू डी 1 माइनस, ये कोफिशिएंट वाली वैल्यूज को मैं सॉल्व करता हूं तो कितनी आ जाएगी, ये कांस्टेंट जो वैल्यू कोफिशिएंट है कांस्टेंट 0.42 इंटू 0.87 डिवाइडेड बाय 0.36, तो ये वैल्यू 1.015 है ना। अगर आपका कैलकुलेटर 3 में फिक्स है तो बात कर रहा हूं मैं 0.42 इंटू 0.87 डिवाइडेड बाय 0.36, तो ये 1.10 FY/AST अपॉन FCK इंटू BD, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या इसी 1.015 नियरर टू 1 है, तो इसी को mu इक्वल टू 0.87 FY/AST इंटू डी 1 माइनस AST अपॉन BD पहले लिख दिया इंटू FY इंटू FCK। तो फाइनली ये इक्वेशन हमें यूज कर लेनी है, किसके लिए, एरिया के लिए। डायरेक्ट भी पुट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। कहां से देखें, अगर इसी को मैं देखना चाहूं तो मैं G 1.1 का पॉइंट B देखता हूं, पेज नंबर 96 पे IS कोड 456/2000 में आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। अपन अपनी मर्जी से अगर भूल भी जाते हैं तो G 1.1 B पेज नंबर 96 IS कोड 456/2000 में देखेंगे तो आपका mu इक्वल टू 0.87 FY/AST D 1 माइनस AST अपॉन BD इंटू FY अपॉन FCK है, जिसमें अगर मैं डाटा देखता हूं तो FY मुझे गिवन है, D मुझे गिवन है, FY मुझे गिवन है, B मुझे गिवन है, D मुझे गिवन है, FCK मुझे गिवन है। तो केवल और केवल यहाँ पे क्या बचेगा, mu मुझे गिवन है तो केवल और केवल यहाँ पे AST बचेगा, है ना। केवल और केवल क्या बचेगा मेरे पास, AST। तो यहां से मैं AST निकाल सकता हूं। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, तो लिख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन है, a beam 300 mm into 500 mm effective size carries a factored moment। अगर क्वेश्चन में अल्टीमेट मोमेंट बोले या फैक्टर्ड मोमेंट बोले, इट मींस मोमेंट के अंदर 1.5 का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड का मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन पे ऐसा नहीं बोलता है, केवल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलता है,
है ना, अफेक्टेड मोमेंट नहीं बोलता, अल्टीमेट मोमेंट नहीं बोलता, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नॉर्मल बोल देता है, तो उस केस पे जब आप लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे होगे तो आपको फैक्टर मोमेंट करना पड़ेगा, मतलब उस पे आपको 1.5 सेफ्टी ऑफ लोड लेके चलना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ 175 किलो न्यूटन मीटर दिया हुआ है। इफ द कंक्रीट M20 एंड स्टील ग्रेड Fe500 आर यूज्ड, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन पे, वो देखते हैं। गिवन है क्वेश्चन पे बी, विड्थ ऑफ बीम 300 mm, क्योंकि इफेक्टिव बोला तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है डेप्थ के केस में। स्मॉल डी, क्योंकि इफेक्टिव साइज बोला तो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, तो इफेक्टिव डेप्थ हो गया 500 mm, है ना। इसका मतलब आपका अगर इस तरीके से एक बीम है, कितनी रेनफोर्समेंट है वो मुझे निकालनी है, फिलहाल मुझे नहीं पता। यहां से यहां तक की डेप्थ मेरी इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगी और ये मेरी विड्थ कहलाएगी। तो विड्थ मुझे क्वेश्चन पे दी हुई है 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है 500 mm। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, तो फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, mu, और mu दिया 175 किलो न्यूटन मीटर। मेरा बाकी सब डाटा न्यूटन mm सब में है, तो मेरे को मालूम है कि 1 किलो न्यूटन बराबर 10⁻³ न्यूटन होता है, और मेरा 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm होता है, 1000 mm। इसका मतलब मेरा जो फैक्टर्ड मूवमेंट है mu वो हो जाएगा 175 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, और ये किलो न्यूटन आपका बदल गया न्यूटन में और मीटर बदल गया mm में। ठीक है, तो ये आपको mu दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसका मतलब FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK इक्वल टू कितना दे दिया बेटा आपको, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है Fe500 स्टील, इट मींस आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील Fy इक्वल टू कितना दे दिया, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया। तो इतना डाटा गिवन है क्वेश्चन में, आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट AST। तो क्या है फॉर्मूला तो मुझे मालूम है, सीधा सीधा मेरा mu इक्वल टू 0.87 Fy AST d इंटू 1 माइनस AST अपॉन BD इंटू Fy अपॉन FCK। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो कहां से मिल जाएगा, नहीं फॉर्मूला अगर याद हो तो आपका क्लॉज G1.1 का B पेज नंबर 96 IAS 456/2000 से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम अपने घर से कुछ नहीं लिख रहे, ये मान के चलिए। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे, तो mu की वैल्यू कितनी दी हुई है, mu की वैल्यू आई 175 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0.87। Fy की जगह क्वेश्चन में कितना दिया 500, AST मुझे निकालना है, D मुझे कितना दिया है क्वेश्चन में, इफेक्टिव डेप्थ 500, तो 500, 1 माइनस AST मुझे निकालना है, B कितना दिया हुआ है, तो B 300, D मुझे कितना दिया हुआ है 500, Fy मुझे कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 500, और FCK मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है 20। तो आपका ये 500 से 500 तो कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर सबको चलाना आना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, तभी आपका काम चलेगा। तो यहां से आपका ये वैल्यू कितना आ रहा है,
175 इंटू 10⁶, ये डाटा मैं चाहूं तो इसके नीचे ले जा सकता हूं। तो मैंने बोला 0.87 इंटू 500 इंटू 500, और जब भी मैं नीचे लिखता हूं तो ब्रैकेट जरूर लगा दे, क्योंकि कैलकुलेटर करते समय, कैलकुलेटर चलाते समय ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। अब ये बचा यहां से AST, ये 0.87 ये हो गया, ये 500 ये हो गया, ये 500 ये हो गया, AST बचा इंटू 1 माइनस कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 300 इंटू 20। तो यहां एक छोटी सी परेशानी ये आएगी कि कैलकुलेटर अगर आपका फिक्स में होगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी, तो कैलकुलेटर से फिक्स से हटा लेना। कैसे हटाओगे फिक्स से? शिफ्ट हो जाना, या तो मॉड हटा लो तो भी काम चल जाएगा। तो शिफ्ट और मॉड दबाएंगे, 3 नंबर दबाएंगे, ऑल डिलीट हो जाएगा, खाली डिग्री में रहेगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 20, तो 0.1667, कितने जीरो गया? 2 3 के बाद 4 ना, 1 2 3 167, ऐसा कुछ कैलकुलेट करके आ रहा होगा। 0.000167, 0.000167, 1 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 20, 1.667, 1.667, तो 0.000167, ठीक है। AST, तो कैलकुलेटर को आपको फिक्स से हटाना पड़ेगा, तब आपका काम चल पाएगा। एक तरीका तो ये है ना, क्योंकि फिक्स पे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर काम नहीं चलेगा, फिर कफड़ा हो सकता है। तो यहां देखता हूं, ये मेरा हो जाएगा 175 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 500 इंटू 500 ब्रैकेट बंद। तो ये आपका आ गया 804.598। यहां देखता हूं AST के अंदर इंटू क्या, तो ये हो गया AST, और ये हो गया 0.00167 AST स्क्वायर। इस शिफ्ट को यहां कर लिया, यहां शिफ्ट किया इसको, तो ये माइनस का इधर होके हो गया प्लस 0.0000167 AST स्क्वायर, प्लस का AST यहां आके माइनस का AST हो गया, और ये प्लस आपका 804.598 आपका है। तो ये प्लस का था, इधर माइनस का, ये माइनस का, इधर प्लस का हो गया। इस इक्वेशन को मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व कर सकता हूं? किस किस को कैलकुलेटर से सॉल्व करते बनता है इस इक्वेशन को? जिसने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मुझसे पढ़ा होगा, हो सकता है बनता है, जिसको नहीं बनता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, सिखा दे रहा हूं। कैलकुलेटर चलाना सीखना जरूरी है, तो यहां मैं कैलकुलेटर से क्या करना है वो बता दे रहा हूं। कैलकुलेटर में आप जाएंगे, आप दबाएंगे मॉड मॉड मॉड, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, स्क्वायर है क्योंकि। तो आप मॉड को दबाएंगे 1 2 3 बार, तो आपने मॉड को प्रेस किया 1 2 3 बार, तो 3 बार प्रेस करने में, 3 टाइम्स प्रेस करने में, 3 टाइम्स मॉड को प्रेस करने पे आपको दिखता होगा EQN इक्वेशन, दूसरा दिखता होगा मैट्रिक्स, तीसरा लिखता होगा वेक्टर। इसके नीचे लिखा होगा 1 2 और 3। मैं 1 नंबर दबा दूंगा, तो मैंने 1 नंबर दबाया, 1 नंबर दबाया। जैसे ही 1 नंबर दबाया तो ये पूछेगा अननोन, और अननोन के नीचे लिखा रहेगा 2 और 3। अननोन नहीं है यहां, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सर क्या ये गलत है? नहीं। आप जैसे ही ये आता है तो कॉपी वाला बटन, बड़ा सा बटन है आपका, उसको इस साइड दबा दीजिए। जैसे ही कॉपी वाला बटन आप इस तरीके से यहां वाले को प्रेस करेंगे, इस पोर्शन को प्रेस करेंगे कॉपी वाले बटन में, तो पूछने लगेगा डिग्री, और डिग्री के नीचे लिखा होगा 2 और 3। तो आपकी कितना पावर है? 2, तो डिग्री लिखा हुआ है 2, तो आप दबा देंगे 2। जैसे ही आप 2 दबाएंगे तो आपसे पूछेगा ए की वैल्यू, मतलब ये इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में हो गई? ये आपको इक्वेशन है ax² + bx + c के टर्म पे।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा इस केस पे, तो ए की वैल्यू ये वाली, तो आप ए की जगह रख दोगे यहाँ पे वैल्यू कितनी, ए की जगह आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.000167, बी की जगह -1 और सी की जगह कितना 804.598। तो बस ए बी सी की वैल्यू रख रख के सॉल्व करना है। तो जैसे ही मैं ए की जगह लिखूंगा कितना 0.000167, तो एक बार वो लिख दूंगा 0.000167 और जैसे ही ये लिखूंगा उसके बाद दबा दूंगा इक्वल टू। जैसे ही मैंने इक्वल टू दबाया तो पूछेगा बी की जगह मैं कितना लिख दूंगा -1, तो बी की जगह -1 दबा के फिर इक्वल टू दबा दूंगा। जैसे ही मैंने इक्वल टू दबा दिया तो पूछेगा सी मतलब कितना हो गया आपका, सी मतलब 804.598, तो 804.598 और इक्वल टू दबा दूंगा। तो एक वैल्यू आपकी यहां पे कैलकुलेटर दे रहा होगा AST इक्वल टू 5030.223 mm², और एक और बार इक्वल टू दबाएंगे तो AST दे रहा होगा आपको 957.801 mm²। तो ये आपका एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर कैसे चलाना है वो ये हो गया, और आंसर आपका आ गया AST। अगर नेगेटिव आता तो कंसीडर नहीं करते, ज्यादा कम है उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा कम वाला जैसे डिजाइन पोर्शन में पहुंचोगे तो एक चीज और सिखा दूंगा कि क्या क्राइटेरिया मिनिमम और मैक्सिमम का रहेगा वो। तो यहां तक लिखिए, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपका और एग्जाम में आया है, थोड़ा सा और इंप्रोवाइजेशन किया उस क्वेश्चन में। बोला एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका डायमेंशन में जो बी है वो 250 mm है, डी 750 mm, स्मॉल डी दे दिया तो इफेक्टिव है। सब्जेक्टेड टू अफेक्टेड मूवमेंट MU दिया हुआ है 320 किलोन्यूटन पर मीटर, 320 किलोन्यूटन पर मीटर, सॉरी किलोन्यूटन मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टील, मतलब इस केस पे आपको AST निकाल के देना है पहला। इफ द डेप्थ ऑफ बीम इंक्रीज बाय 10%, अगर इसी डेप्थ को 750 mm को हम बढ़ा दे 10%, तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, क्या नया एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट निकलेगा वो निकालना है। अगर मैं ग्रेड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और Fe415 स्टील यूज कर रहा हूं, साथ में आपको निकाल के देना कि कितना परसेंटेज ऑफ एरिया चेंज हुआ। एक चीज याद रखिए, अभी आप जैसे ही यूनिट सेकंड पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी कि अगर बीम की डेप्थ 750 mm से ज्यादा है या 750 mm है ना, अगर बीम की डेप्थ 750 mm से ज्यादा हो जाए, when the depth of the wave in a beam exceed 750 mm, अगर 750 mm से ज्यादा हो जाए तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं डीप, गहरा, DEEP, डीप बीम। और जैसा ही डीप बीम आएगा तो साइड में और 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि आपकी जो रिंग है वो लेटरल स्टेबल वो नहीं हो, उसको लेटरल टिल्ट नहीं हो, इसलिए 2 साइड रेनफोर्समेंट, 3 साइड रेनफोर्समेंट वो तो कैलकुलेशन से निकलेगी, साइड रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो ऐसे बीम को बोलते हैं हम जिसका डेप्थ 750 mm से ज्यादा हो जाए, ऐसे बीम को हम बोलते हैं डीप बीम, पहली चीज। और उसमें क्या होता है, साइड रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं जो कि 0.1% ऑफ वेव एरिया होता है, 0.1% ऑफ वेव एरिया होता है। ठीक है, तो बात की बात है, समझाने के लिए बात करी थी मैंने। सॉल्यूशन पे आता हूं मैं, तो इस क्वेश्चन पे आपको बी दिया हुआ है 250 mm, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में डी दिया हुआ है 750 mm, बहुत अच्छी बात है। फैक्टर्ड मूवमेंट दिया है MU इक्वल टू 320 किलो न्यूटन मीटर, या इसी को मैं लिख सकता हूं MU इक्वल टू 320 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 1 किलो न्यूटन बराबर 10⁻³ न्यूटन और 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm, तो ये 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 हो गया। तो यहां तक तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चले। आपका बीम कौन सा है वो एक कैलकुलेशन वाली बात है, जो भी हो मुझे तो करना है, मुझे निकाल के देना है, फाइंड आउट करना है। पहले तो AST, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट,
मुझे क्वेश्चन पे क्या गिवन है, एफसी का गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे इन टर्म्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, M स्टैंड फॉर मिक्स, 20 स्टैंड फॉर एफसीके कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये 20 न्यूटन पर एमएम उसका। एफई 415 है, इसका मतलब मेरा यील्ड स्ट्रेंथ तो नहीं बोलता है यहाँ। एफ वाई जब भी आता है HYSD तो इसको बोलता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, एफ वाई वो भी दिया हुआ 415 न्यूटन पर एमएम उसका। अच्छी बात है। तो मेरे को तो फॉर्मूला मालूम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, mu इक्वल टू 0.87 F/AST d इंटू 1 माइनस AST अपॉन BD FY अपॉन FCK। कहां से देखने को मिलेगा ये? अगर नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप G1.1B पेज नंबर 96 IS 456/2000 से देखने को आपको मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर देता हूं। तो mu की वैल्यू बेटा दी हुई है कितनी, 320 इंटू 10⁶। 0.87 अपनी जगह ठीक है। Fy की वैल्यू 415, AST मुझे पता नहीं, D मेरे को दिया 750, 1 माइनस AST माने कितना हो गया पता नहीं, Fy माने 415, B माने कितना हो गया 250, D माने कितना हो गया 750 और FCK मेरे पास है 20। तो पहली बार में मैंने इन सबको यहां लेके चला गया था, इस बार नहीं लेके जाता, पूरा इसको ऐसे सॉल्व करके देखता हूं क्या होता है। ठीक है, तो 320 इंटू 10⁶ इस बार ऐसे ही रहने देता हूं और मैं 0.87 इंटू 415 इंटू 750 इसको सॉल्व करता हूं तो यह आ गया 272707875 AST इंटू 1 माइनस, इसको सॉल्व करता हूं तो 415 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 750 इंटू 20 तो यार 1.106 या 107 फिक्स है अगर कैलकुलेटर तो 10⁻⁻4 AST। इसको और अंदर इंटू कर देता हूं तो 320 इंटू 10⁶ इक्वल टू 2707875 AST का अंदर इंटू हुआ तो ये टर्म आ गया माइनस ये आ गया 29.967 AST और AST से AST इंटू हुआ तो AST स्क्वायर। तो या तो इन सबको इसके डिवाइड में ले जाओ या इतना लंबा सॉल्व लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस टर्म को यहां ले आया मैं तो ये माइनस का टर्म 29.967 AST स्क्वायर प्लस का उधर गया तो माइनस का 2707875 AST और ये प्लस का 320 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। और अब क्या है, बाय द कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करूंगा, मॉड 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 दबाऊंगा जब तक EQN नहीं आ जाए। EQN मतलब इक्वेशन, उसके आगे एक नंबर दबा दूंगा। एक नंबर दबाया, वो अननोन पूछ रहा, अननोन नहीं मेरे को डिग्री चाहिए तो कॉपी का साइड वाला बटन दबा दूंगा। डिग्री पूछेगा 2 या 3 तो मेरी पावर कितनी है इसकी 2 तो मैं 2 दबा दूंगा। ये पूछ रहा है A तो A की जगह मैं कितना लिख दूंगा। इस इक्वेशन को अगर मैं AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से इक्वेट करूं तो मेरे को A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। उस हिसाब से A की वैल्यू मेरी 29.967 हो जाएगी। B की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी -2707875 और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 320 इंटू 10⁶। ठीक है, तो A की जगह 29.967 इक्वल टू B की जगह माइनस का 2707875 इक्वल टू C की जगह 320 इंटू 10⁶।
तो यहां पे आपका जो पहला एरिया आ जाएगा AST वो आ गया 7638.154 mm²। और एक और बार इक्वल टू लगाया तो दूसरा एरिया आपका आ गया AST इक्वल टू 1398.034 mm²। तो ये मेरा जो हुआ केस फर्स्ट हुआ, इसको मैं बोलता हूं केस फर्स्ट। अब मैं बोलता हूं कि आगे मैंने बोला ही है कि मेरे को एक्चुअल में चेक करके चलना है, कितनी डेप्थ लेके चलना है, तो नोट डाल के लिख जरूर दे रहा हूं। यहां जब डिजाइन पार्ट में जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जब मैं बोलता हूं नोट में, देखो नोट में बोलता हूं कि जो मेरा मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है, जो मेरा मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट वो आपका 0.04 B इंटू डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कहां से लिख दिया सर आपने? पहले तो नहीं लिखाया था, पहले इसलिए जरूरत नहीं पड़ रही थी कि कल AST निकालना था, यहां आगे भी AST निकालना, उसके परसेंटेज भी निकालना, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो जब आप जाएंगे IS कोड के पेज नंबर 47 पे, जब आप जाएंगे IS कोड के पेज नंबर 47 पे, तो आपको मैक्सिमम रेनफोर्समेंट लिखा होगा, आपका मैक्सिमम रेनफोर्समेंट लिखा होगा कि मैक्सिमम एरिया टेंशन रेनफोर्समेंट शेल नॉट बी एक्सीड 0.004 BD। मतलब आपका जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है ज्यादा नहीं हो सकता, किससे? शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.04 BD। तो आप मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल लो पहले। तो मैक्सिमम पेज नंबर 7 IS कोड 4562,000 पे आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, टेबल के जस्ट नीचे बी पॉइंट, ठीक है। किसका? क्लॉज 26.5.1.1 का क्लॉज के हिसाब से देखना, तो क्लॉज 26.5.1.1 का बी है ना, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा? 0.04 BD। तो 0.04 B आपका कितना हो गया? तो B क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 mm, D कितना दिया हुआ है? 750। तो इससे ज्यादा एरिया नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम एरिया, इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं AST मैक्सिमम कितना होगा? AST मैक्स, तो AST मैक्स हो गया आपका बेटा 0.04 इंटू 250 इंटू 750। तो 7500 mm² से ज्यादा एरिया नहीं हो सकता, पहली चीज, ठीक है। मिनिमम एरिया का भी उसने बोल दिया, तो जैसा आपका मैक्सिमम वैसा है, वैसे मिनिमम एरिया का भी क्राइटेरिया है। तो जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट होगा, है ना, वो आपको कैसे पता चल जाएगा? मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन टेंशन, उसका भी उसने फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है। क्या लिख के दिया हुआ है? तो वो लिखता है कितने से वो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन, क्या फॉर्मूला? इट शुड नॉट बी लेस देन AS अपॉन BD, AS अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। तो AS मिनिमम कितना हो जाएगा यहां? AS मिनिमम, ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पे मैं इसलिए समझा दे रहा हूं, रीजन ये है क्योंकि इस पे आपको परसेंटेज निकालना, तो दो एरिया पे नहीं निकाल सकते। तो AS मिनिमम हो जाएगा यहां से 0.85 इंटू B इंटू D डिवाइडेड बाय FY, है ना। यहां ओवरऑल डेप्थ है, यहां इफेक्टिव डेप्थ है, दोनों में अंतर है ना। तो ये हो गया आपका 0.85, B की जगह आपका हो गया 250, D की जगह आपका हो गया 750। एक मिनट, यहां ओवरऑल डेप्थ आपको पता नहीं है ना, तो भी मैंने मिनिमम रख के काम चला लिया, ओवरऑल में तो और ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ठीक है, अपॉन FY। तो यहां थोड़ा सा परेशान मत होना कि सर यहां तो ओवरऑल डेप्थ दी नहीं, भाई मिनिमम में अगर ये डेप्थ बढ़ेगी तो अल्टीमेटली एरिया और बढ़ेगा। तो ये तो स्मॉल डी पे ही आपका कितना हो रहा है, स्मॉल डी मतलब 750 पे इतना हो रहा है। अगर क्लियर कवर दिया होता तो अपन आगे काम कर सकते थे, अभी तो अपन मोटा मोटा चेक करने के लिए कर दे रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि डिजाइनिंग का पार्ट है ये, यहां इसलिए बता दे रहा हूं
ताकि आपको नॉलेज रहे। तो मिनिमम एरिया जो है इसका वो 384.036 mm स्क्वायर से कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम और मैक्सिमम एरिया का कंसेप्ट देखने पर एएस मिनिमम भी मुझे पता चल गया, 384.036 mm स्क्वायर से कम में सरिया प्रोवाइड नहीं कर सकता, और मैक्सिमम 7.5। तो इसके हिसाब से मेरा सेलेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेलेक्ट कौन सा हो जाएगा, सेलेक्ट एरिया बिटवीन, सेलेक्ट ऑब्लिक एडॉप्ट एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एएसटी बिटवीन, किस किस के बिटवीन बेटा, एएस मिनिमम एंड एएस मैक्सिमम। तो मिनिमम 384.036, मैक्सिमम 7.5, तो उसके बीच में मेरा एएसटी कितना हो गया, तो उसके बीच में मेरा एएसटी 1398.034 है। ये केस फर्स्ट था, तो आप चाहो तो इसको एएसटी 1 बना लो, है ना, केस फर्स्ट है। अभी केस सेकंड पे जाएंगे। केस फर्स्ट तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई भी दिक्कत क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने यहां 2 नए डाटा निकाले और ये दोनों डाटा मेरे घर से नहीं लिख रहा हूं, ये आईएस कोड के ही डाटा है। ये भी आपका क्लॉज 26.5.1.1 के ए वाले से है, पेज नंबर 47 से है आईएस कोड के, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम समझाना इसलिए जरूरी पड़ गया मुझे, इसलिए जरूरी पड़ गया, उसका रीजन यही था क्योंकि आपके 2 एरिया आते, फिर 2 कैलकुलेशन बढ़ते और लेंथी बढ़ता जाता। तो मिनिमम और मैक्सिमम का जब मेरे पास क्राइटेरिया कोडल प्रोविजन है ही, तो मैं उससे मिनिमम मैक्सिमम से मेरा एरिया निकाल सकता हूं। तो यहां तक लिख लीजिए। तो मुझे पता चल गया कि एएसटी मैक्सिमम 7,500 mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता, एएस मिनिमम 384 पॉइंट कुछ mm स्क्वायर से कम नहीं हो सकता, और मेरा एएसटी 1 फर्स्ट केस पे आ गया कितना, 1398.034 mm स्क्वायर। केस सेकंड में क्या बोलता है वो, केस सेकंड बोलता है इसी का, केस सेकंड इसका बोलता है इफ डेप्थ इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब जो डेप्थ दी हुई थी वो दी हुई है 750 mm, इंक्रीज बाय 10% अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा D इक्वल टू 750 प्लस 750 का 10%, यही मतलब हुआ, है ना, 10% और 750, 10% ऑफ 750। इसका मतलब D इक्वल टू हो गया 750 प्लस 750 इंटू 10/100। तो 750 प्लस 750 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 825 mm इसका। तो डेप्थ आ गई आपकी 825 mm जब इंक्रीज कर रहा हूं। विड्थ मेरे पास 250 mm था ही, बाकी डाटा तो मेरे पास है ही। Fy मेरे पास 415 न्यूटन mm स्क्वायर है ही, Fc के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये डाटा मेरे पास है। मेरे को निकालना है एरिया, तो फिर से मेरा निकल जाएगा mu इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस टी इंटू डी, 1 माइनस ए एस टी अपॉन बी डी इंटू एफ वाई अपॉन एफ सी के। नहीं याद रहे तो कहाँ मिल जाएगा, जी 1.1 बी, पेज नंबर 96, IS 456/2000 अगर याद नहीं रहे तो। mu की वैल्यू मेरे को दी हुई है 320 इंटू 10⁶। अब क्वेश्चन 320 इंटू 10⁶, 0.87 Fy की जगह 415, AST मुझे निकालना है। D मेरा इस बार चेंज होके कितना हो गया बेटा, 825। 1 माइनस AST मुझे निकालना है, B मेरा कितना 250, D मेरा कितना 825, Fy कितना 415 और FC के कितना 20।
तो मैं यहां सॉल्व करता हूं आगे। कैलकुलेटर मेरे पास है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं, वैल्यू ही पुट करनी है, मैं वही करता हूं, फिर से पूरा इंटू कर देता हूं एक बार। तो 0.87 इंटू 415 इंटू 825, तो ये आपका हो गया 320 इंटू 10⁻⁶। बहुत अच्छी बात है। और ये वैल्यू आपकी आ गई 297,866.25 इंटू AST, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 415 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 825 इंटू 20, तो 1.006 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू AST। ठीक है, तरीका वही है, या तो इसको यहां इंटू करके पूरा सॉल्व कर लो या वैसे कर लो, जैसा समझ में आता है वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया 320 इंटू 10⁻⁶, अपनी जगह ठीक है। ये आपका हो गया 297,866.25 AST माइनस 297,866.25 इंटू 1.006 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ गया 29.965 AST इंटू AST हो गया AST स्क्वायर। इसको यहां शिफ्ट कर लिया तो 29.965 AST स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके 297,866.25 AST, और ये प्लस का यहीं तो प्लस 320 इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 0। जब ये इक्वेशन आ गई तो इसको इक्वेट कर दिया ax स्क्वायर प्लस px प्लस c इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की वैल्यू 29.965, b की वैल्यू -297,866.25, c की वैल्यू 320 इंटू 10⁻⁶। आपको जैसे करना हो वैसा आप कर सकते हो। कैलकुलेटर में मॉड, अच्छा कई बार समझ में आता है, वहां पहुंच गया उसके बाद वापस नहीं आ पा रहा है, तो मॉड दबा के एक नंबर दबा देना तो ओरिजिनल मोड में आ जाओगे। क्या समझा रहा कि जैसे अपन ने इक्वेशन में कहा, एग्जांपल के लिए शिफ्ट सॉरी मॉड 3 बार दबाया, EQN दिखा 1 बार दबाया, अननोन नहीं डिग्री है तो ये कॉपी का साइड वाला बटन दबाया, डिग्री कितनी पावर है मैक्सिमम 2, तो 2 दबा दिया। ए पूछा तो लिख दिया मैंने 29.965 इक्वल टू दबाया, बी पूछा तो लिखा मैंने -297,866.25, सी पूछा तो मैंने लिख दिया 320 इंटू 10⁻⁶। तो आपका AST की एक वैल्यू आ गई 8715.115 mm स्क्वायर। एक और बार इक्वल टू दबाएंगे तो AST की वैल्यू आ गई आपकी 1225.357 mm स्क्वायर। आपको मालूम है मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, तो सेलेक्ट वैल्यू ऑफ AST बिटवीन AS मिनिमम एंड AST मैक्सिमम। तो देखें 384 से ज्यादा होनी चाहिए तो 1225 ठीक है, 8715 भी ठीक है, लेकिन 75 स्क्वायर से कम होनी चाहिए। इसका मतलब जो AST हो गया और केस सेकंड था तो AST 2 लिख लो, कितना हो जाएगा 1225.357। तो क्वेश्चन का बी पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट नॉर्मल डेप्थ पे एरिया कितना, तो वो AST 1398.034। सेकंड अगर मैं डेप्थ को 10% इंक्रीज कर दूं तो एरिया कितना 1225.357 mm स्क्वायर। केस 3 परसेंटेज ऑफ स्टील कितना चेंज हुआ, तो आप केस 3 पे आ गए, परसेंटेज ऑफ स्टील चेंज, तो आपका परसेंटेज ऑफ PT इक्वल टू हो जाएगा AST1 माइनस AST2 अपॉन AST1 इंटू 100। जितना एरिया था और चेंज होने के बाद जो आया वही परसेंटेज ऑफ स्टील होगा। तो परसेंटेज ऑफ स्टील AST1 कितना आया था बेटा, तो AST1 आया था आपका सर, AST1 आया था परसेंटेज ऑफ स्टील PT, वो आया 1398.034 माइनस AST2 कितना आया, तो 1225.357 डिवाइडेड बाय AST1 कितना आया, तो AST1 आपका हो गया कितना, AST1 हो गया आपका 1398.034 इंटू कितना 100। तो परसेंटेज ऑफ स्टील PT आ जाएगा, बताओ कितना आ रहा है,
तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, ये A1 A2 से मोड नहीं हटता, तो मॉड दबाना और एक नंबर दबाना, ऑटोमेटिकली अपने कंडीशन में आएगा। मॉड दबाना और एक नंबर दबा देना, ऑटोमेटिक कंडीशन में जाएगा। ये हो गया 1398.034 माइनस 1225.357, जो भी आंसर आ रहा डिवाइडेड बाय 1398.034 और जो आंसर आया इंटू 100। तो आपका इसके कारण जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 12.351% इंक्रीज। जब मैं डेप्थ बढ़ा दे रहा हूं तो मेरा एरिया क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। कितना? 12.351% कम हो जा रहा है। तो ये परसेंटेज में क्या चेंज हुआ वो हमारा निकल गया। तो ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए अच्छे से करना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं थी, बस एक डेप्थ बढ़ा दी थी और एक नया कंसेप्ट मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। अगर कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आए तो AS अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY से निकल जाएगा, और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील तो वो 0.04 इंटू B इंटू कैपिटल D, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल b इंटू कैपिटल D का 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। 4% से, सॉरी 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.04 इंटू B इंटू D। तो ये नया कंसेप्ट था, उतारिए इसको। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप 3B की क्वेश्चन की, किसमें और एक टाइप हो सकता है। टाइप 3 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैं टाइप मेरे हिसाब से चेंज कर देता हूं, बुक अपने हिसाब से करती है, मैं अपने हिसाब से करता हूं, जिससे इजीली आपको चीजें समझ में आना चालू हो जाए। तो टाइप 3 पे आपका गिवन डाटा क्या होगा, टाइप 3 पे आपका गिवन डाटा क्या होगा, तो टाइप 3 पे आपका जो गिवन डाटा है, टाइप 3 पे जो आपका गिवन डाटा है उसकी अगर मैं बात करता हूं, तो टाइप 3 के गिवन डाटा में सबसे पहले आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन होगी। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब FC के गिवन होगा। ग्रेड ऑफ स्टील आपको गिवन होगी, तो ग्रेड ऑफ स्टील मतलब FY आपको गिवन होगा। आपको क्वेश्चन पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन होगा, आपको क्वेश्चन पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन होगा MU, वो फैक्टर्ड भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो सर इस क्वेश्चन में पहले ही जान पे आ गई। बोले क्यों सर, इस पे तो डायमेंशन ऑफ बीम ही नहीं दिए, तो XUmax अपॉन D भी नहीं निकाल पा रहा सर इस पे तो मैं। हाँ बेटा, सर एरिया ऑफ स्टील भी नहीं निकाल पा रहा क्योंकि दिया ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जो मैंने फॉर्मूले पढ़े XUmax अपॉन D भले ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता था, लेकिन वो XUmax अपॉन D की वैल्यू है, और जब तक D नहीं मालूम तो XUmax अपॉन D नहीं निकाल सकता। सिमिलरली XU की वैल्यू की बात करूं तो 0.87 FY AST, तो वेयर इज द AST, नहीं है, अपॉन 0.36 FC के B, वेयर इज द B, नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसपे B भी नहीं दिया, D भी नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा सर, क्वेश्चन छोड़ दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे और कैसे करना उसकी बात करते हैं। तो हमें निकालना है पहले तो डायमेंशन ऑफ बीम, है ना, मतलब B क्रॉस D बोल लो या कैपिटल B क्रॉस D बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट AST, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, जिसको हम बोलते हैं AST। ये दो चीजें निकालनी। ओके सर, अब तो पिक्चर परेशान वाली हो गई सर। क्यों? क्योंकि सर अभी तक तो BD दिया रहता था, तो XUmax से सिंगली रेनफोर्स बीम है, डबली रेनफोर्स बीम है, लेकिन क्वेश्चन पे अब लिखा रहेगा कि सिंगली रेनफोर्स बीम है। सर उस केस पे आप क्या करेंगे बेटा, सॉल्व तो करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व तो करना होता है। तो गिवन डाटा के हिसाब से मेरे को क्योंकि ना B मालूम ना D मालूम, तो मेरे को एज्यूम करना पड़ता है बेटा। स्टेप फर्स्ट में मैं एज्यूम करता हूं, एज्यूम डेप्थ अपॉन विड्थ रेशियो बिटवीन, एज्यूम डेप्थ अपॉन विड्थ रेशियो बिटवीन 2 to 3, 2 से 3 के बीच में आप डेप्थ अपॉन विड्थ रेशियो कंसीडर कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, है ना। तो जो बीम की डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ अपॉन ओवर विड्थ है वो D अपॉन B, 2 से 3 के बीच में मेरी मर्जी, जहां भी मैं एज्यूम कर लूं, है ना। वैसे 1.5 से 3 होता है, तब भी हम 2 से 3 मान रहे हैं। ओके सर, एज्यूम कर लेंगे। फिर मैं बोलता हूं कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा सर वो तो दिया है, तब भी क्या हुआ,
कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब समझ में आएगी कि सर वो एक फॉर्मूला था mu इक्वल टू RU BD स्क्वायर, जिसपे मुझे ज्यादा डाटा की जरूरत नहीं पड़ रही थी सर, वो यहां यूज कर सकता हूं, है ना। क्यों यूज कर सकता हूं? क्योंकि सर यहां जो RU है, RU मेरा सर कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और सर वो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, तो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है सर। मतलब अगर मेरा FY 250 हो सर, मेरा FY 415 हो सर, वो FY मेरा 500 हो, तो तीनों की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी सर। और RU की वैल्यू पहले केस में 0.148 FCK थी सर, दूसरे केस पे 0.138 FCK थी, और तीसरे केस पे 0.133 FCK थी। ये कहीं IS कोड में नहीं लिखा रहेगा, तो बेटा या तो प्रूव करना आना चाहिए या याद होना चाहिए। ओके सर, इसका मतलब सर मैं यहां MU मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, RU में यहां से रख दूंगा, FCK मुझे मालूम है, B और D को मैंने किसी एक टर्म में कंसीडर कर चुका हूं, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा सर, यहां से इस फॉर्मूले से मेरे को मिल जाएगा फाइंड आउट वन डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके सर, अब तो टेंशन नहीं है। जैसे ही मुझे B या D मिला, जो भी मैंने माना, तो D B में से जो वैल्यू मिल गई तो मेरे को डायमेंशन मिल जाएगा, फाइंड वन डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल जाएगा। और जैसे ही BD निकल गया तो सर मूवमेंट मेरे पास है, BD मेरे पास है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जब B और D मिल जाएगा तो मैं कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो सर इस केस पे फॉर्मूला AST निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं क्या, MU इक्वल टू 0.87 FY AST D इंटू 1 माइनस AST अपॉन BD इंटू FY अपॉन FCK। और ये फॉर्मूला तो सर मुझे कुछ नहीं है, अगर याद नहीं भी होता है तो आपने बताया था कि क्लॉज G 1.1 का B पेज नंबर 96 IS 456/2000 में जब मैं जाऊंगा तो चीजें मुझे पता चल जाएंगी। तो इट मीन सर यहां से मेरा BD मिल गया तो पहला पार्ट मिल गया, और यहां से एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट मिल गया तो AST मिल गया, तो सर मेरा काम तो चल जाएगा, तो मैं इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से इसमें मेन पार्ट था D अपॉन B, डेप्थ अपॉन विड्थ रेशियो 2 से 3 के बीच में रहेगा। इसका मतलब डेप्थ 2 टाइम्स ऑफ विड्थ या 3 टाइम्स ऑफ विड्थ के बीच में जहां आपको एज्यूम करना है वहां एज्यूम करके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पे याद रखिएगा, जब तक फैक्टर्ड मूवमेंट नहीं बोले तब तक हमारा वो नॉर्मल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या वर्किंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। फैक्टर्ड करने के लिए हमें 1.5 का इंटू करना पड़ता है। तो यहां तक लिखिए, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप 3 का आपका एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपका, द ग्रॉस सेक्शन ऑफ एन बीम रजिस्टर बेंडिंग मोमेंट ऑफ 65 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट है और 65 किलो न्यूटन मीटर है, लेकिन फैक्टर्ड है कि क्या है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो 65 किलो न्यूटन मीटर आपका एक बेंडिंग मोमेंट है ना। जब तक क्वेश्चन में फैक्टर्ड या अल्टीमेट नहीं बोल दे या लिमिटिंग नहीं बोल दे, जब तक आप मान को चलना है कि ये सर्विस फैक्टर्ड मूवमेंट नहीं, ये सर्विस मूवमेंट है, फैक्टर्ड मूवमेंट नहीं है, या वर्किंग मूवमेंट है, फैक्टर्ड मूवमेंट नहीं है। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब B और D निकालना है, एंड एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एज्यूम M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो सर आप तो जब कंक्रीट पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC स्ट्रक्चर के लिए 15 रखना है, उससे कम तो रखना ही नहीं है, 20 रखना, उससे कम तो रखना ही नहीं है। बेटा ये पुरानी किताब का कभी क्वेश्चन होगा, है ना, पेपर में आया हुआ है, इसलिए M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम लेके चल रहा है। वैसे भी हमने बोला था कि M15 अगर लो आपका
लो लोड स्ट्रक्चर हो, जिस पे ज्यादा लोड नहीं आ रहा हो, फाउंडेशन और छोटे मोटे आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, तो M15 यूज कर सकते हैं। वैसे इन जनरल M15 यूज नहीं करना चाहिए, ये हम बात कर चुके हैं कंक्रीट जब हमने पढ़ाया था उस पे, कंक्रीट की प्रॉपर्टी पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो आरसीसी के केस में M20 से नीचे नहीं कर सकते, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है और एनालिसिस का क्वेश्चन है, डिजाइन का नहीं है, तो हम कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व ही तो करके देना। तो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड माइल्ड स्टील रेइंफोर्समेंट भी सर अपनी यूज कर रहा है, अब तो HYSD कर रहा है। बेटा ये पुराना है ना, आरसीसी तो जन्मों से चली आ रही, 1967 68 से चली आ रही, सॉरी 1967 8 ऐसा कुछ आ रही अंग्रेजों के जमाने से, तो अब तो 87 90 कहां पहुंच गए, 2000 2005 2007 2008 2010 11 12 13 तक भी पहुंच गए। तो ऐसे बढ़ता रहता है चीजें, तो अब बढ़ गया, तो वो तो दिया है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज और दी हुई है, B/D रेशो दे दिया, नहीं दिया होता तो D/B रेशो हम मान लेते, यहां दे दिया है तो कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन करता हूं मैं। एज्यूम B इक्वल टू विड्थ ऑफ बीम, स्मॉल d इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ये बेंडिंग मोमेंट दिया है, फैक्टर्ड नहीं है, 65 किलो न्यूटन मीटर। नोट हम वैसे पढ़ चुके हैं, फैक्टर्ड मूवमेंट मतलब क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर्ड मूवमेंट या अल्टीमेट मूवमेंट, हमने पढ़ी थी अल्टीमेट मूवमेंट थ्योरम, LFM या अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड या अल्टीमेट मोमेंट थ्योरम, जहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड इनटू मोमेंट हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट। तो आपका फैक्टर सेफ्टी ऑफ लोड है 1.5, मोमेंट दिया हुआ 65 है ना। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ रहे हैं। तो जो आपका फैक्टर्ड मोमेंट आ गया वो आ गया 97.5 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब अब मैं इसको mu लिख सकता हूं 97.5 इंटू 10⁶ न्यूटन mm भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये गिवन डाटा चल रहा। B इक्वल टू 1/2D दिया हुआ है, तो D इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विड्थ हो जाएगा। ये भी मेरा पार्ट हो गया है ना, ये गिवन है मुझे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, M15, इसका मतलब FCK इक्वल टू 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रेड ऑफ स्टील दी हुई है माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील रीइंफोर्समेंट मतलब Fe 250, मतलब Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दिया। तो अगर मैं MU लिम इक्वल टू RU BD स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या वो गलत है? नहीं है। Fe 250 के लिए RU की वैल्यू होगी 0.148 FCK, ये हमने ड्राइव की थी। तो MU लिम दिया हुआ है मुझे 97.5 इंटू 10⁶। RU मुझे दिया हुआ है 0.148 FCK, B इंटू डी स्क्वायर फिलहाल। तो ये मेरा हो गया 97.5 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0.148 FCK की बात करता हूं तो FCK दिया हुआ है 15। B की बात करता हूं तो B मेरा B क्या है? B तो B ही है सर। और D कितना है बेटा? तो D है 2B के बराबर, तो ये हो गया 2B का होल स्क्वायर। इसका मतलब 97.5 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0.148 इंटू 15 इंटू B इंटू ये 2B स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4B स्क्वायर। इसका मतलब 97.5 इंटू 10⁶ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 0.148 इंटू 15 इंटू 4,
तो 8.88 बी क्यूब हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 0.148 इंटू 15 इंटू 4, तो 8.88 बी क्यू। तो बी क्यू इक्वल टू 97.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 8.88। तो 97.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 8.88। तो बी क्यू इक्वल टू हो गया 10979729.73 10979729.73। और क्यूबिक रूट शिफ्ट के साथ अंडर रूट जो दिख रहा है, शिफ्ट के साथ जो अंडर रूट दिख रहा है उसको दबाएंगे, तो शिफ्ट के साथ क्यूबिक रूट दबा दें इसका, तो क्यूबिक रूट ऑफ 97.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 8.88। शिफ्ट के साथ रूट दबा दीजिएगा और आंसर दबा दीजिएगा, तो जो आपका बी की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 22.261 mm। से इसी को राउंड ऑफ करके बोल दिया 230 mm। 230 क्यों रख रहा है अभी समझाता हूं, ठीक है। तो कैसे, ये वैल्यू को शिफ्ट के साथ रूट दबाइएगा और जो आपका आंसर आ रहा है वो लिख दीजिएगा, तो वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने बोला ये आया 222.261। मैंने बोला क्या होता है जब ब्रिक वर्क की बात करता हूं तो 20 mm तो आपका ब्रिक होता ही है, 20 सेंटीमीटर तो आपका ब्रिक होता है, मतलब 200 mm तो आपका ब्रिक होता है 8 इंची अगर खड़े में रखते हो। तो जब उसकी चिनाई करोगे आप ऐसे ऐसे, तो प्लास्टर के बाद वो अप्रोक्सीमेटली 230 mm हो जाता है, तो कम से कम 230 mm तो विड्थ रख ही लो। जब बी ये हो गया तो बी इक्वल टू 230 mm, तो डी बेटा कितना हो गया, 2 इंटू बी था तो 2 इंटू 230 माने सर डी इक्वल टू 460 mm हो गया। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट मेरे को मिल गया सर। इसका मतलब मेरा इफेक्टिव साइज ऑफ बीम कितना हो गया, तो इफेक्टिव साइज ऑफ बीम, सर इफेक्टिव साइज ऑफ बीम मेरा कितना हो गया, तो इफेक्टिव साइज ऑफ बीम मेरा हो गया बी इंटू डी, और बी हो गया 230 mm, डी हो गया 460 mm। ये इफेक्टिव हुआ। तो ये सर मेरा केस 1 हो गया। इसका मतलब सर मैंने जो सॉल्व कर लिया ये केस 1 सॉल्व कर लिया। केस सेकंड एरिया ऑफ स्टील, तो केस सेकंड एरिया ऑफ स्टील, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। तो वो तो मैं सर अब जब मुझे एमयू मालूम है या एमयू बैलेंस मान के चलता ही था इस सेक्शन को, तो एमयू लिखूं या एमयू लिखूं वो हो जाएगा 0.87 F बाय AST इंटू डी 1 माइनस AST अपॉन BD इंटू F बाय अपॉन FC के। इस वैल्यू से सॉल्व करके A निकाल दूंगा तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरा एमयू लिम कितना है, तो एमयू लिम 97.5 इंटू 10⁶ 0.87। FY माने दिया हुआ है 250, AST मुझे नहीं पता, D आया मेरा 460, 1 माइनस AST नहीं पता, B मेरा 230, D मेरा 460, FY मेरा 250 और FC के 15। तो जिस तरीके से सॉल्व करना वो आपकी मर्जी है, मैं तो हर तरीके से सॉल्व करना सिखा दिया हूं। तो 97.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय चाहूं तो 0.87 ये वाला, 250 ये वाला, 460 ये वाला, ये हो गया AST इंटू 1 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 460 इंटू 15। तो ये 1.575 इंटू 10⁻⁻4 AST, ठीक है। तो 97.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 250 इंटू 460 ब्रैकेट बंद। तो ये मेरा आ गया 974.513 इक्वल टू, अंदर इंटू करूंगा तो AST और अंदर इंटू करूंगा तो 1.575 इंटू 10⁻⁻4 AST का इंटू AST में तो AST स्क्वायर। इसको शिफ्ट यहां कर दूंगा तो 1.575 इंटू 10⁻⁻4 AST स्क्वायर प्लस का AST इधर आके माइनस का AST प्लस का ये 974.513 इक्वल टू 0। कैलकुलेटर में ये आप सॉल्व कर सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैलकुलेटर में मॉड 3 बार दबाइएगा,
इक्वेशन आएगी, अननोन के बाद कॉपी का सर्व वाला बटन दबाइएगा, डिग्री 2 आएगी। ए की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 1.575 इंटू 10⁻⁻⁴। ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई -1, सी की वैल्यू हो गई 974.513। तो मेरा जो पहला एरिया आ जाएगा AST वो आ जाएगा 5147.094 mm², और दूसरा एरिया मेरा आ जाएगा AST इक्वल टू 1202.113 या 112 mm²। ठीक है, दो क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेलेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम से मैं कर सकता हूं, वो मेरे ऊपर है। तो पेपर में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए। ये आप था केस नंबर 3, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया। टाइप फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया। अब एक और टाइप बचता है, टाइप फोर्थ। और टाइप फोर्थ में कुछ नहीं है, आपका गिवन डाटा की अगर मैं बात करता हूं तो गिवन डाटा में टाइप फोर्थ में आपको डायमेंशन ऑफ बीम गिवन रहेगा, है ना। इट मे बी B क्रॉस D और B क्रॉस स्मॉल d, जो भी दिया हो। ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन रहेगा, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब FCK। ग्रेड ऑफ स्टील गिवन रहेगा, मतलब FY गिवन। क्या फाइंड आउट करना है? तो फाइंड आउट करना है मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और सेकंड मतलब MU, और सेकंड एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट मतलब AST। तो अब ये क्वेश्चन तो सर सबसे अलग हो गया इस हिसाब से। क्यों अलग हो गया देखते हैं। सर पहले टाइप का क्वेश्चन देखा जिसपे आपका क्या गिवन था सर, AST भी गिवन था, डायमेंशन भी गिवन था, FCK भी गिवन था, FY भी गिवन था, MU निकालना था, निकाल लिया। सर सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखा जिसमें मुझे मोमेंट गिवन था, एरिया निकालना था, सर वो भी निकाल लिया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखा सर जिसपे मेरे को ना मोमेंट गिवन था, ना एरिया, मोमेंट गिवन था, एरिया गिवन नहीं था और डायमेंशन गिवन नहीं था, वो भी निकाल लिया। सर इसमें तो खाली डायमेंशन दिया हुआ है और ना एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है, ना मोमेंट है, तो कैसे काम चलेगा? तो अगर मेरे दिमाग में XU या XU मैक्स निकालने की बात आती तो वो निकाल ही नहीं सकता। बोले क्यों सर? क्योंकि XU की वैल्यू होती 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। तो AST नहीं मालूम बेटा उसमें, देखे जरा। नहीं सर हम क्या संभाल लें, चेक करो। XU इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B था। बेटा क्या ये AST मालूम है? नहीं मालूम, मतलब सर XU नहीं निकल सकता। कोई नहीं, हम तो शेर हैं। पेज नंबर 70 पे चले जा रहा है सर, पेज नंबर 70 पे चले जा रहा है सर। तो उससे क्या होगा बेटा? सर पेज नंबर 70 से XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं। हाँ बेटा निकाल सकते हो, उस पर कोई मना ही नहीं है। ठीक है सर, तो XU मैक्स अपॉन D के लिए तो मना आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सर वो तो FY पे डिपेंड करता है और FY तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। हाँ बेटा इससे तो काम चल जाएगा। फिर सर जब XU मैक्स मिल गया, इसका मतलब सर XU नहीं निकल पा रहा, तो अभी सेक्शन को क्या मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोल सकता हूं? अभी नहीं बोल सकता सर। क्यों? क्योंकि मुझे तो XU मैक्स और XU की जरूरत पड़ती है सर, दोनों ही नहीं बोल पा रहा मैं। केवल ये XU निकाल पा रहा हूं, XU मैक्स निकाल पा रहा, XU नहीं निकाल पा रहा। सर तो मैं क्या जोश में ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोल देता हूं? बोल ले भाई। लेकिन सर उसमें भी XU मैक्स छोटा होता है XU से, अभी तो XU नहीं पता, तो इसका मतलब सर ये सेक्शन भी मैं नहीं बोल पा रहा। इसका मतलब सर क्या बैलेंस सेक्शन बोल के देख लूं? हाँ बेटा
बैलेंस सेक्शन से आपका काम चल सकता है, क्योंकि एक्सयू और एक्सयू मैक्स को आप बराबर मान के काम चला ले रहे हो, तो ये तो आप बोल सकते हो कि मेरा सेक्शन बैलेंस है। और जहां बैलेंस सेक्शन की कहानी आ गई थी वही मेरे को मिल गया था एमयू लिम, और एमयू लिम की बेटा वैल्यू आर यू बी डी स्क्वायर मुझे मालूम थी। इसका मतलब सर आर यू से काम है, बी से काम है, डी से काम है, तो सर मेरा पहली चीज एमयू लिम निकल जाएगा। और जैसे ही एमयू लिम निकल गया, क्योंकि मैं मान ही इसको बैलेंस सेक्शन रहा हूं, तो जब मैंने सर बैलेंस सेक्शन मान लिया तो मेरा एमयू बराबर हो जाएगा एमयू लिम के। तो सर क्या मैं 0.87 एफ बाई ए वाला जो आपका फॉर्मूला है एमयू इक्वल टू 0.87 एफ बाई AST D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू से वैल्यू निकाल लूं? बेटा जैसे ही ये लिम होगा वैसे ही ये भी लिम हो जाएगा। तो यहां से मैं एक तो AST सर ऐसे निकाल सकता हूं। हाँ बेटा, नहीं सर हम इतनी मेहनत से अभी तक एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे थे, तो क्या मैं सर वो एमयू लिम वाला वैसा फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं? हाँ कर सकते हो। रीजन क्योंकि आप उसको कौन सा सेक्शन मान के चल रहे हो? बैलेंस सेक्शन। इसका मतलब सर मैं 0.87 एफ बाई AST डी माइनस AST अपॉन BD इंटू FY अपॉन FCK से भी वैल्यू निकाल सकता हूं। बेटा निकालने में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात एक ही पड़ेगी। तो आप चाहो तो ये कर लो और आप चाहो तो ये कर लो। तो सर ये तो आपने मोटा मोटा ओवरव्यू कचरा कचरा करके दे दिया, समझाने के लिए दिया था बेटा। अब स्टेप्स में बता देता हूं, ठीक है? तो ये तो मोटा मोटा एक समझाने के लिए ट्रिक बताई थी कि कैसे कर सकते हैं। तो ये इतना करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि सर मैं एक्सयू मैक्स अपॉन डी तो निकाल सकता हूं। ठीक है बेटा, तो सर मैं एक्सयू मैक्स अपॉन डी निकाल दूंगा, मेरा क्या जाता है? कुछ नहीं जाएगा बेटा तेरा, निकाल। तो स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट एक्सयू मैक्स अपॉन डी बाय यूजिंग पेज नंबर 70 ऑफ IAS कोड 4562,000। सर इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? सच बताऊं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पहले ही से तुम बैलेंस सेक्शन मान के चल ले रहा हो, लेकिन निकाल लो। सर ये तो डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। हाँ बेटा बिल्कुल। सर ये Fe 250 हो या Fe 415 हो या सर Fe 500 हो, इन सब के लिए मेरा Fy की वैल्यू मुझे मालूम है। इसकी 250 हो जाएगी, इसकी 415 हो जाएगी, इसकी 500 हो जाएगी। और सर इसके हिसाब से एक्सयू मैक्स अपॉन डी मैंने ड्राइव भी किया है और मुझे याद भी है 0.53, 0.48 और 0.46 होता है सर। ओके बेटा, तो जो ग्रेड ऑफ स्टील दी होगी उसके हिसाब से सर मैं निकाल लूंगा। यस, तो आप पहली स्टेप में एक्सयू मैक्स अपॉन डी निकाल लेंगे। सर सेकंड केस पे मैं क्या एमयू लिम निकाल लूं? क्या एमयू लिम निकाल लूं? तो देखो जरा बेटा, एक और तरीका समझाता हूं। एमयू लिम इक्वल टू 0.36 FCK बी इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू से भी मैं मूवमेंट निकाल सकता हूं सर। यस, क्योंकि आपने मान लिया कुछ नहीं निकाल पा रहे तो यहां मैक्स पुट कर दो, यहां मैक्स पुट कर दो, तो एमयू लिम हो जाएगा। ओके सर, तो इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले का यूज करके भी मूवमेंट निकाल सकता हूं, है ना सर? अभी तक कहीं दिखा नहीं था ये इतनी देर से, लेकिन जैसे ही मेरा बैलेंस सेक्शन मैंने मान लिया एक्सयू मैक्स के बाद, तो यहां से मैं मूवमेंट निकाल सकता हूं। ओके सर, तो क्या सर जब मैंने बैलेंस सेक्शन मान लिया तो तीसरा क्या सर मैं एमयू लिम इक्वल टू 0.87 Fy AST D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू और एक्सयू को मैक्स पुट करूंगा तभी लिम आएगा। तो सर क्या इससे मैं AST निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल बेटा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। और नहीं सर हमारी तो मर्जी, हम एमयू लिम इक्वल टू काय की आपको बात माने RU BD स्क्वायर से निकालें, तो बेटा वो भी निकाल सकते हो, कोई मनाही नहीं है। इस RU की वैल्यू आपकी ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करेगी और इसकी RU की वैल्यू आपको मालूम है ना? तो सर ये ग्रेड ऑफ स्टील और RU की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। और नहीं सर मेरी मर्जी, आपको नहीं मानता मैं, तो बेटा मेरा मन इस वाले फॉर्मूले में क्यों नहीं होता? क्योंकि आप समझो, यहां जो मैं 0.42 इंटू एक्सयू से कैलकुलेट कर रहा था ना, तो एक्सयू में मेरे को AST एक्चुअल में मालूम ही नहीं था, इसलिए मेरा मन इस फॉर्मूले से गवारा नहीं करता। आंसर तो आ जाएगा लेकिन मैं इसको यूज करने की सोचता नहीं हूं,
क्योंकि एक्सयू में एएसटी चाहिए और एएसटी तो मैं यहीं से उल्टा सीधा मान के चल रहा हूं, इसलिए बैलेंस सेक्शन में इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं। एमयू लिम आप डिपेंड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो इसको यहां तक लिखिए। तो एक क्वेश्चन टाइप 4 का है, कैसे समझ में आ रहा है देखते हैं। गिवन डाटा देखते हैं, तो गिवन डाटा में बेटा आपको इफेक्टिव साइज दिया, मतलब बी इक्वल टू दिया हुआ है 300 mm, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ वो दिया 600 mm, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन में गिवन है एफसी के इक्वल टू 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया हुआ है। तो ग्रेड ऑफ स्टील से आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेड ऑफ इसको M20 मान लो, सॉरी M15 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव भी आना चाहिए कायदे से, छोड़ गया तो लिख 15 न्यूटन पर mm इसको। ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है Fe 500, इट मीन्स Fy कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, वो हो गया 500 न्यूटन पर mm इसका। फाइंड आउट क्या करना है, एक तो MU मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा AST एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में मैं क्या कर सकता हूं, स्टेप फर्स्ट में मैं क्या कर सकता हूं, तो सबसे पहले स्टेप में मैं कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एक्सिस। कौन से पेज पे जाऊंगा, पेज नंबर 70 आईएस कोड में। Fe 500 के लिए एक्सयू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी, 0.46 आ रही थी। कहां से देख रहा हूं, पेज नंबर 70 ऑफ आईएस कोड 456/2000। तो मेरा एक्सयू मैक्स अपॉन डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा क्वेश्चन में, तो डी की वैल्यू 600 इक्वल टू 0.46, तो एक्सयू मैक्स इक्वल टू 0.46 इंटू 600, तो ये एक्सयू मैक्स निकल जाएगा। तो 0.46 इंटू 600, तो 276 mm निकल गया मेरा एक्सयू मैक्स। सिंस XU not calculated without AST, hence assume section is बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन एज्यूम कर लिया, तो स्टेप सेकंड में मेरा हो जाएगा कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि बैलेंस सेक्शन है और अभी तक हमने कंप्रेशन का कहीं यूज नहीं किया, तो MU इक्वल टू 0.36 FC के B इंटू XU, D माइनस 0.42 XU फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कंप्रेशन के चक्कर में, और मैंने बोला था अगर XU मेरा XU मैक्स के बराबर हो जाता है तो MU मेरा चेंज होके काय में हो जाएगा, MU लिम में, लिमिटिंग मोमेंट पे। तो वही मैं कर देता हूं। तो अब ये मेरा हो जाएगा MU लिम इक्वल टू 0.36 FC के B इंटू XU की जगह बेटा क्या लिखूंगा, XU मैक्स D माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स। तो MU लिम की जब मैं बात करता हूं तो MU लिम कितना है मेरा, तो वो तो मुझे निकालना है। तो मैंने बोला MU लिम इक्वल टू 0.36
FCK की वैल्यू कितनी है, तो FCK की वैल्यू 15 दी हुई है क्वेश्चन पे, B की वैल्यू 300 दी हुई है, XUmax अभी आपने निकाला तो XUmax की वैल्यू 276, D की वैल्यू की बात करूं तो D मेरा कितना हो गया, तो D मेरा दिया है 600 माइनस 0.42 और XU की जगह 276। तो MU लिम इक्वल टू मुझे मालूम है 10 to the power 6 से डिवाइड करके मैं आंसर लिखूंगा तो डाटा छोटा आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा सा आएगा, कंफ्यूजिंग रहता है। तो मैंने लिखा 0.36 इंटू 15 इंटू 300 इंटू 276 ब्रैकेट के अंदर 600 माइनस 0.42 इंटू 276 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 जो भी आंसर आ रहा। तो 216.442 न्यूटन mm स्क्वायर, या इसी को मैं लिख सकता हूं MU लिम इक्वल टू 216.442 किलो न्यूटन मीटर, तो भी गलत नहीं है, हम डिसाइड पहले भी कर चुके हैं। तो मेरा यहाँ पे जो था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU निकल गया। अब चाहिए एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। तो स्टेप 3, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। तो मैंने फिर बोला कि MU इक्वल टू 0.87 F/AST D माइनस 0.42 इंटू XU फॉर्मूला था। चूंकि मैं XU नहीं निकाल सकता, बैलेंस सेक्शन माना, तो XU की जगह मेरा क्या हो जाएगा, XUmax हो जाएगा, और जो मेरा MU है, MU की जगह बेटा क्या हो जाएगा, MU लिम हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा MU लिम इक्वल टू 0.87 F/AST D माइनस 0.42 इंटू XUmax। MU लिम आपने निकाला 216.442 इंटू 10 to the power 6 इक्वल टू 0.87। Fy की जगह आपका कितना 500 दिया है, AST मुझे नहीं पता, तो AST। D की बात करूं तो 600 माइनस 0.42 इंटू XUmax की वैल्यू कितनी, तो XUmax की वैल्यू 276। तो यहां से आपका अननोन केवल हुआ AST। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, 216.442 इंटू 10 to the power 6 तो अपनी जगह ठीक है, 0.87 इंटू 500 इंटू इस टर्म को सॉल्व करता हूं तो 600 माइनस 0.42 इंटू 276 तो 484.08 AST। और AST अगर मैं यहां निकालना चाह रहा हूं तो 216.442 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 0.87 इंटू 500 इंटू 484.08। तो 216.442 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 500 इंटू 484.08 ब्रैकेट बंद। तो ये एरिया आ गया मेरा 1027.863 mm स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं टाइप 3 का क्वेश्चन कर सकता हूं, क्योंकि इस पे मेरे को बैलेंस सेक्शन, टाइप 4 का क्वेश्चन कर सकता हूं क्योंकि मुझे बैलेंस सेक्शन मालूम है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका सिंगली रेनफोर्स बीम में जितने टाइप के एनालिसिस के क्वेश्चन थे, डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूं, एनालिसिस के क्वेश्चन थे वो कवर हो गए हैं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पुराने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर लगाएं आप, एनालिसिस के डिजाइन छोड़िएगा, जहां डिजाइन लिखा हुआ मत छुइएगा। जहां एनालिसिस लिखा होगा, जहां एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने को लिखा होगा, जहां मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को लिखा हो और सिंगली रेनफोर्स बीम लिखा हो, तब तक आप क्वेश्चन करिएगा। जहां कहीं एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दे दिया तो वो अभी मत छुइएगा, क्योंकि वो डबली रेनफोर्स बीम का पार्ट हुआ। अभी आप बात कर रहे थे केवल और केवल सिंगली रेनफोर्स बीम की। तो सिंगली रेनफोर्स बीम में 4 तरीके के न्यूमेरिकल आपने कर लिए। इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पुराने क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी के लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।